नमस्कार। दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का विषय हमारा है जीडीपी, जिसमें हम देखेंगे जीडीपी क्या है, ये कंसेप्ट कब शुरू हुई, इसमें क्या शामिल किया जाता है, क्या नहीं शामिल किया जाता है, कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और हमारे देश में जीडीपी निकालने में क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन की हम बात करते हैं। जीडीपी की कंसेप्ट का जो ओरिजिन है ये ऐसे तो पुराना है। फिजियोक्रेट्स और मर्केंटलिस्ट और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन सब ने नेशनल प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है जीडीपी की, ये 1934 में साइमन कुजनेट ये अर्थशास्त्री अमेरिका के थे, इन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट दिया और इसी को 1944 में ब्रेटन वुड्स समिट में, जिस समिट के आधार पर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इनका गठन हुआ, उस समिट में इंटरनेशनली साइमन कुजनेट द्वारा दी गई कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया और तब से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकलन का एक तरीका जीडीपी बना हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी। यानी किसी एक देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब इसमें जो अलग अलग शब्द आए हैं उनका मतलब क्या है और उनके माध्यम से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि जीडीपी में क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसका मतलब ये है कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो एक समयावधि लेते हैं जो आमतौर पर एक वर्ष होती है। जैसे हमारे देश में जो ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जब हम जीडीपी की गणना करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है। 1 अप्रैल से पहले और 31 मार्च के बाद जो कुछ भी पैदा होगा वो इस वर्ष की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात हमें ध्यान देनी पड़ती है, इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की गई है। दूसरी बात है मनी वैल्यू। जीडीपी में हम केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल कर पाते हैं जिनका मौद्रिक मूल्य निकाल पाना संभव होता है। अब ये बात आती है कि क्या ऐसी भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य निकाल पाना संभव नहीं होता है? निश्चित रूप से ऐसी वस्तुएं होती हैं। जैसे घर पर जो काम किए जाते हैं, घर पर महिलाएं काम करती हैं या घर पर गार्डनिंग वगैरह किया जाता है, ये सब प्रोडक्शन तो देश में हो रहा है, लेकिन चूंकि इनकी मनी वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं है, इसलिए ये सर्विसेज इकोनॉमी में होते हुए भी जीडीपी का पार्ट नहीं बनती हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो भी हाउस होल्ड वर्क है वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। अर्थशास्त्र में इसका क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है, माँ द्वारा बच्चे का पालन पोषण। अभी बच्चे की देखरेख के लिए उन्हें क्रेच में डाल दिया जाता है तो उसकी फीस होती है, तो क्रेच वाले की सर्विस में वो जुड़ जाएगा, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। लेकिन वही काम घर पर परिवार के सदस्य करते हैं तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनकी सर्विस का मॉनेटरी वैल्यूएशन संभव नहीं है। तो जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका मनी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं हो पाती है। तीसरी बात है बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जीडीपी में एक देश की सीमाओं के अंदर जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है।
यहाँ ध्यान रखना है कि हम सीमाओं को महत्व दे रहे हैं, प्रोड्यूसर कौन है इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जो सीमाएं हैं वो कैसे निर्धारित होती हैं, इसके लिए कोई भौगोलिक सीमा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उन क्षेत्रों में जहां पर हमारे देश या संबंधित देश का कानून लागू होता है वो सब सीमा के अंदर माने जाते हैं। जैसे किसी भी देश का दूसरे देश में एम्बेसी होती है, कंसुलेट होते हैं, वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, वहां पर उसी देश के कानून लागू होते हैं जिस देश की वो एम्बेसी या कंसुलेट है। तो वहां पर जो सेवाएं प्रोड्यूस होगी उसे भी हम संबंधित देश की जीडीपी में शामिल करते हैं। यद्यपि ज्योग्राफिकली वो संबंधित देश का भौगोलिक रूप से हिस्सा नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि बाउंड्री का मतलब यहाँ पर है जो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से नहीं है, उन सभी क्षेत्रों से है जहां पर हमारे देश के कानून लागू होते हैं। जैसे हमारे देश की कोई पानी वाली जहाज है, वो इंटरनेशनल वाटर में है तो देश में तो नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर जहाज के अंदर कानून हमारे देश के ही लागू होंगे, इसलिए वहां पर जो सर्विसेज होंगी या सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे देश की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, जीडीपी का पार्ट रहेगा। अब अगला शब्द है इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा है प्रोडक्शन। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर किसी वस्तु का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। हम जो भी वस्तु प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर हमने कोई भी वस्तु, जिसे मान लीजिए आलू का प्रोडक्शन किया गया, तो इसका हम क्या करेंगे? इसका उपयोग या तो हम कंजम्पशन के लिए करेंगे, घर लाएंगे, उसका सब्जी पराठा खाएंगे, या कोई चिप्स बनाने वाली जो कंपनी होगी वो खरीद लेगी आलू चिप्स बनाने के लिए, तो यहां पर ये प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का हम उपयोग दो प्रकार से ही कर सकते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। अब वस्तु को हम फाइनल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये कैसे तय होगा? तो इसके लिए जरूरी ये है कि कोई भी वस्तु फाइनल गुड तब कही जाएगी, फाइनल गुड तब कही जाएगी जब या तो इसका उपयोग कंजम्पशन के लिए हो रहा हो, यानी हम अपने सुख सुविधा संतुष्टि के लिए उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये दो प्रकार से अगर वस्तु का उपयोग होता है तो हम कहते हैं कि वो फाइनल गुड है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु अगर उत्पादन के प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती है और एक ही प्रक्रियाओं से हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो उस वस्तु को हम फिक्स्ड कैपिटल का नाम देते हैं या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का भी नाम देते हैं। जैसे अगर समोसा बनाया जा रहा है तो समोसा बनाने के लिए जो कढ़ाई यूज होगी, जो गैस यूज होगा, जो गैस का चूल्हा यूज होगा, ये सब फिक्स्ड कैपिटल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो वस्तुएं हैं जो उत्पादन के काम में प्रयोग में लाई जा रही हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स का नाम देते हैं। जैसे अगर हम समोसे की बात कर रहे हैं तो समोसा बनाने में गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, आपका कढ़ाई, जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, ये सब आपके फाइनल गुड की श्रेणी में आएंगे।
लेकिन समोसा बनाने में जो तेल यूज होगा, जो मसाले यूज होंगे, जो आलू यूज होगा, जो मैदा यूज होगा, ये सब इंटरमीडिएट गुड की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि फाइनल गुड वही गुड होती है जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं, या जिसके माध्यम से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सीधे तौर पर किसी वस्तु को हम फाइनल गुड कहें या न कहें, ये कैसे तय होगा? इसके तय करने का एक तरीका है कि हम ये जान पाएं कि वह वस्तु कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है या किसी और वस्तु के प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है। अगर कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है तो फाइनल गुड है। अगर कंजम्पशन के लिए यूज नहीं हो रही है तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि वो वस्तु कैपिटल के रूप में, फिक्स्ड कैपिटल के रूप में यूज हो रही है या इंटरमीडिएट कैपिटल के रूप में यूज हो रही है। इंटरमीडिएट कैपिटल के रूप में यूज हो रही है। जो इंटरमीडिएट कैपिटल के रूप में है वो फाइनल गुड का हिस्सा नहीं होता। इनफैक्ट इसको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। तो किसी भी वस्तु को सीधे तौर पर वो कैपिटल गुड है कि नहीं है, इसका फैसला हम उपयोग से करते हैं। जैसे बिजली है, बिजली अगर हम घर में फैन चलाने के लिए यूज करते हैं, अगर हम हीटर जलाने के लिए यूज करते हैं, लाइट के लिए यूज करते हैं, तो वो फाइनल गुड है क्योंकि ये कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन वही बिजली जब किसी फैक्ट्री में यूज होने लगती है तब वो फाइनल गुड नहीं रह जाती है, क्योंकि उस बिजली के माध्यम से दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां वो जो बिजली है वो इंटरमीडिएट गुड के रूप में प्रयोग में आ जाती है। तो इस तरह से हम फैसला करते हैं कि कोई वस्तु फाइनल है या नहीं। ध्यान रखना है कि जीडीपी में हम केवल फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड को भी शामिल कर लेंगे तो हमारी जीडीपी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। अगली बात यह है कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। इसके माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा जो कुल खर्च किया जाता है विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो अब अर्थव्यवस्था में जो खर्चा होगा वो किस प्रकार का हो सकता है, कैसे हो सकता है? एक तो हो जाएगा कंजम्पशन पर। जैसे अगर आप महीने में 5,000 रुपये खान पान पर खर्च करते हैं तो वो आपका कंजम्पशन का पार्ट हो गया। इस तरह से पूरी इकोनॉमी में जितने लोग खर्च कर रहे हैं, मान लो 1 करोड़ लोग हैं, वो 5,000 रुपये खान पान रहन सहन वगैरह पर खर्च करते हैं, तो टोटल जो हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपए ये कंजम्पशन पर चला जाएगा। और चूंकि यह सुख सुविधा पर खर्च हो रहा है इसलिए इसको हम जीडीपी में शामिल कर लेंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फैक्ट्री लगाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं वगैरह वगैरह, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो प्रोडक्शन के लिए जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा हम जोड़ लेते हैं, वो फाइनल गुड हो जाता है। हमने पहले ही बताया कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर जो भी खर्चा होगा वो फाइनल गुड माना जाएगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात, देश के बाहर के लोग भी अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च करते हैं। जैसे हम अगर जूते या शर्ट, टेक्सटाइल्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोग हमारे देश में खर्च कर रहे हैं, तभी तो हम उनको सामान बेच रहे हैं।
और इस तरह हमारा जो सामान अमेरिका जाता है वो एक्सपोर्ट में शामिल हो गया। तो देश में जो कुल खर्चा है वो इतना आ गया। लोगों द्वारा कंजम्पशन पर किया जाने वाला खर्च, प्रोड्यूसर द्वारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर किया जाने वाला खर्च, और बाहर के लोगों द्वारा जो हमारे देश से सामान मंगाया जाता है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो खर्चा। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर हमने बाजार से चीनी खरीदी तो हमें क्या पता कि ये चीनी हमारे देश में बनी है या बाहर से आयात की गई। यानी कि जो हमारा खर्चा होगा उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा डोमेस्टिक और दूसरा हो जाएगा फॉरेन। हो सकता है कि चीनी बाहर से मंगवाई गई हो। तो जितने भी कंजम्पशन के आइटम हैं, आपने कोई लैपटॉप लिया, वो लैपटॉप देश में बना है कि बाहर से इंपोर्ट किया गया है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो सारा जोड़ा गया है, लेकिन यहां हमारा इंटरेस्ट है डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक पार्ट। तो हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट हो गया डोमेस्टिक और दूसरा हो गया फॉरेन। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी हम ये काम करते हैं कि हो सकता है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड ना हो, तो इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, D+F। तो ये जो फॉरेन कंपोनेंट है ये तो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है। इस तरह से इसको भी हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से जो जी का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो सामान खरीदा जा रहा है, सरकार भी खरीदती है, सेवाएं खरीदती है, तमाम प्रकार की गाड़ियां, सारा कुछ खरीदा जाता है, हवाई जहाज। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन। तो ये जो फॉरेन कंपोनेंट है, इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में ये सब इन पर होने वाला खर्च भी जुड़ा हुआ है। तो ये खर्च चूंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए इन तीनों को हम माइनस कर देंगे, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस एम। एम जो है वो इंपोर्ट है, वो क्या है? वो इन तीनों का टोटल है। तो इस तरह से अब हमारा जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी ये हो गया कंजम्पशन प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इस तरह से हम अपने देश की जीडीपी का आकलन कर लेते हैं। यह एक तरीका है। यद्यप इसको निकालने के और तरीके भी होते हैं जिनको हम इनकम मेथड कहते हैं, आउटपुट मेथड कहते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर मेथड की बात की है, तो इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इस तरह से हम जीडीपी का आकलन कर लेते हैं। हमारे देश में जीडीपी का जो आकलन है वो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा हर 3 महीने पर एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं, जिनको हम लोग क्वार्टरली एस्टीमेट का नाम देते हैं। तो इस तरह से 3-3 महीने पर 4 क्वार्टर्स में आपके 1 साल की जीडीपी निकल जाती है। हम लोग चूंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए जीडीपी निकालने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जीडीपी क्यों निकाली जाती है? निकाली इसलिए जाती है क्योंकि इसके माध्यम से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देश की अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और फर्दर पॉलिसी फार्मूलेशन में आसानी होती है। इसलिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। तो हमने कहा कि हमारे देश में चूंकि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ये हैं। पहली समस्या तो यही है
कि हमारे देश में एक जो है लार्ज स्केल पर नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर है, यानी कि बहुत सारे लेन देन अभी भी देश में मनी के माध्यम से नहीं होते हैं। खास तौर से जो फार रिमोट रूरल एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी कई लेन देन जो है वो मनी के माध्यम से संपन्न नहीं होते। क्योंकि जीडीपी में केवल वही चीजें शामिल होंगी जिनके मनी वैल्यू का हम आकलन कर सकते हैं, तो ये जो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर ये जीडीपी एस्टिमेशन के लिए एक समस्या पैदा कर देता है। दूसरी समस्या है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज जिनको रेगुलेट करने के लिए स्पेशली सरकार के विशेष कानून नहीं है, उन सबको हम अनऑर्गेनाइज में रख देते हैं। जैसे गली गली में दुकानें खुली हुई हैं, रिक्शा कोई चला रहा है, तब तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब अनऑर्गेनाइज की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इनका एग्जिस्टेंस जो है ये भी जीडीपी की एस्टिमेशन में समस्या है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेट डेटा है वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तीसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। देश में जितना डेटा अवेलेबल होना चाहिए वो डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बिजनेस की हैबिट में शामिल नहीं है। अगर मजबूरी ना हो तो लोग अकाउंट अपना बनाए ही ना। तो इसके कारण जो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो हमको पता नहीं चल पाती है, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है हर ट्रांजैक्शन का। अगला है नॉन रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। नॉन रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। जो डेटा अवेलेबल भी है उसमें तमाम प्रकार की गलतियां होती हैं, जिसके कारण उस डेटा पर पूरी तरह से रिलाई कर पाना संभव नहीं होता। तो यह भी देश में, हमारे देश में जीडीपी के एस्टिमेशन में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। ये रहा आज का जीडीपी का कंसेप्ट। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।